क्या आपको भी डीएलएड के सेकेंड ईयर के फाइनल घबराहट होता है? तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपकी घबराहट कम हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S1 समकालीन भारतीय समाज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 से 43 तक को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार आने की संभावना है। दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नए अंदाज में आप देखेंगे कि घंटों का काम कैसे मिनटों में हो गया है। एकदम ये पीडीएफ अत्याधुनिक बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 22, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण संबंधित चुनौतियों को आप एक शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौतियों को दूर करने में मेरी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले पारंपरिक रटने वाली प्रणाली को बदलकर बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अपनाऊंगा। कक्षा में टीएलएम का प्रभावी प्रयोग करके कठिन विषयों को सरल बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपयोग करूंगा, ताकि कमज़ोर बच्चे की पहचान कर सुधारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग दिया जा सके। समय प्रबंधन, नियमितता एवं स्वयं के व्यावसायिक विकास के माध्यम से मैं शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 23, आप विद्यालय के छात्रों में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, स्वार्थपरता एवं आडंबरों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे? छात्रों को समाज का जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनके भीतर सामाजिक कुरीतियाँ जैसे जातिवाद, अंधविश्वास, दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति तार्किक सोच विकसित करना आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में मैं कक्षा में ऐसी कहानियाँ, नाटक और सामूहिक चर्चाएं का आयोजन करूंगा जो रूढ़िवादिता पर प्रहार करती है। विज्ञान और तर्क के आधार पर छात्रों को यह समझाऊंगा कि आडंबर और अंधविश्वास समाज के विकास में कैसे बाधक है। प्रार्थना सभा में नैतिक मूल्य आधारित संदेश देना और महापुरुषों के जीवन चरित्र से अवगत कराना छात्रों में स्वार्थपरता की भावना को कम कर परोपकार और संवेदनशीलता की भावना जगाने में सहायक होगा। प्रश्न संख्या 24, शिक्षा के मौलिक अधिकार पर टिप्पणी करें। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत यह मौलिक अधिकार है कि इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम स्कूलों में बुनियादी ढांचे, छात्र शिक्षक अनुपात और निजी स्कूलों में कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% शिक्षक सीटों के आरक्षण का अनिवार्य कर बताना है। यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। प्रश्न संख्या 25, अच्छे संसाधन और शैक्षिक उन्नति के आपसी संबंध को बताइए, अथवा विद्यालय के अच्छे संसाधन किस प्रकार से शैक्षिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं? विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधन सीधे तौर पर शैक्षिक उन्नति और उत्पादकता से जुड़े होते हैं। अच्छे भौतिक संसाधन जैसे सुसज्जित कक्षाएं, समृद्ध पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, शुद्ध पेयजल, शौचालय और आधुनिक ICT उपकरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं।
जब विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री का और योग प्रशिक्षित शिक्षक मानवीय संसाधन उपलब्ध होते हैं तो छात्रों की उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि होती है। संसाधनों की उपलब्धता से शिक्षकों को नए प्रयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे छात्रों को संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है और परीक्षा परिणामों में गुणवत्तात्मक सुधार आता है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण ने भारतीय शैक्षिक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके सकारात्मक प्रभाव के रूप में भारतीय शिक्षा में आधुनिक तकनीक, इंटरनेट, ई-लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम का समावेश हुआ है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत किया गया है, जिससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ा है, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे शिक्षा का तेज़ी से व्यावसायीकरण हुआ है, जिससे अमीर और गरीब के बीच शैक्षिक असमानता की खाई और चौड़ी हो गई है। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ा है। प्रश्न संख्या 27, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में मूल्यांकन एवं मूल्यांकन की वास्तविक रूपरेखा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत मूल्यांकन की वास्तविक रूपरेखा भय मुक्त, तनाव मुक्त और बाल केंद्रित होनी चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मूल्यांकन केवल सत्र के अंत में एक परीक्षा के माध्यम से न होकर पूरे वर्ष बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और व्यावहारिक विकास पर होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में असफलता का डर पैदा करना या उन्हें फेल करना नहीं, बल्कि उनके सीखने की कमियों को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण देना है। बच्चे को बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 28, समान विद्यालय प्रणाली की खूबियों को बताइए। समान विद्यालय प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह समाज में शैक्षिक और सामाजिक समानता स्थापित करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी बच्चे को, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जातीय या धार्मिक पृष्ठभूमि के हो, एक ही प्रकार के विद्यालयों में समान गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, जिससे समाज में अमीर गरीब और जातिगत भेदभाव कम होता है और बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं बंधुत्व की भावना का विकास होता है। कोठारी आयोग 1964-66 ने यह सामाजिक समरसता के लिए इसकी पुरजोर सिफारिश की थी। यह व्यवस्था सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत और जवाबदेह बनाती है। प्रश्न संख्या 19, विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम का होना क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शक ढांचा है, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें बताता है कि किस कक्षा में क्या विषय कितनी गहराई से और किस समय सीमा के भीतर पढ़ाना है। इससे शिक्षण योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है। छात्रों के लिए पाठ्यक्रम यह स्पष्ट करता है कि उन्हें एक शैक्षणिक सत्र में क्या सीखना है, जिससे वे पढ़ाई को केंद्रित रख सकते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रह जाएगा और शिक्षण प्रक्रिया दिशाहीन एवं समय की बर्बादी का कारण बन जाएगी। विद्यालय के कौन सा प्रशासनिक घटक असमानता को प्रभावित करने वाले हैं, चर्चा करें। विद्यालय के प्रशासनिक घटकों में संसाधनों का असमान वितरण, पक्षपातपूर्ण निर्णय और शिक्षक प्रबंधन के संबंध में असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं।
यदि प्रशासन कुछ चुनिंदा छात्रों या वर्गों को विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति या प्रतियोगिताओं में प्राथमिकता देता है तो इससे छात्रों में हीन भावना आती है। शिक्षकों की नियुक्ति, कार्य आवंटन और पदोन्नति में पारदर्शिता की कमी भी प्रशासनिक स्तर पर असमानता पैदा करती है। इसके अलावा नियमों को लागू करने एवं लचीलेपन का अभाव एवं लैंगिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया विद्यालय के समतामूलक वातावरण को नष्ट करता है, जिससे बच्चों के शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 31, सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है? विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विद्यालय और समाज के बीच सक्रिय सहभागिता जरूरी है। इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति के नियमित बैठकों आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के सुझावों को महत्व दिया जाए। विद्यालय के संसाधनों जैसे खेल के मैदान, पुस्तकालय या सभागार का उपयोग अवकाश के दिनों में सामुदायिक गतिविधियों, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविर और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। स्थानीय त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर समुदाय को आमंत्रित करने तथा सामाजिक मुद्दों पर रैलियां निकालने से विद्यालय और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव पैदा होता है। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय के निर्देशक सिद्धांत हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के निर्देशक तत्व डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना पर केंद्रित है। विशेष रूप से अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन के सभी संस्थाओं को सूचित करे और असमानताओं को कम किया जा सके। इसके अलावा अनुच्छेद 39 कमज़ोर वर्गों के कल्याण, अनुच्छेद 41 शिक्षा और काम पाने के अधिकार तथा अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने एवं समाज अन्याय से इसकी रक्षा करने की बात करता है। प्रश्न संख्या 33, शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न शैक्षिक नीतियों में क्या कहा गया है? लिखें एवं व्याख्या करें। भारतीय शैक्षिक नीतियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, टीचिंग ट्रेनिंग को शिक्षा की गुणवत्ता का मूल आधार माना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NEP 1986 ने जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की सिफारिश की, ताकि शिक्षकों को निरंतर सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण मिल सके। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने शिक्षकों को केवल ज्ञान का स्रोत न मानकर एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में तैयार करने पर जोर दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया और BEd को 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 34, सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका विश्लेषण कीजिए। सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी वाले कक्षा में एक शिक्षक का व्यवहार पूरी तरह से निष्पक्ष, संवेदनशील, लोकतांत्रिक और समावेशी होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। विश्लेषण के तौर पर देखें तो शिक्षक को विविधता को एक बाधा नहीं बल्कि एक समृद्ध शैक्षिक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक की भाषा और उदाहरण
ऐसे होने चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों का सम्मान झलके। उन्हें प्रत्येक बच्चों के विशिष्ट पृष्ठभूमि का आदर करते हुए बहुभाषी शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हर बच्चा कक्षा में सुरक्षित, स्वीकृत और सम्मानित महसूस कर सके। प्रश्न संख्या 35। सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या उपाय करना चाहेंगे? विद्यालय में सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मैं कई व्यावहारिक कदम उठाऊंगा। सबसे पहले मध्याह्न भोजन मिड डे मील के सभी बच्चों को बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था अनिवार्य करूंगा। कक्षा में रोल नंबर या बैठने की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रभाव को जगह नहीं दी जाएगी। सामूहिक खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समूह परियोजनाओं ग्रुप प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बच्चे एक दूसरे के करीब आ सके। इसके अलावा प्रार्थना सभा में समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों पर आधारित लघु नाटिकाओं और भाषणों का आयोजन कर बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 36। वंचना किसे कहते हैं? वास्तविक वंचना और सापेक्षिक वंचना क्या है? सामाजिक असमानता को दूर करने में समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार भूमिका निभा सकती है? वंचना वह स्थिति है जब समाज के किसी व्यक्ति या समूह को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर दिया जाता है। वास्तविक वंचना एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन का अर्थ बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से न होना है, जिससे जीवन जीना भी कठिन हो जाता है। जबकि सापेक्षिक वंचना रिलेटिव डिप्राइवेशन का अर्थ समाज के अनसंपन्न वर्गों की तुलना में खुद को साधनहीन या पिछड़ा महसूस करना है। समान विद्यालय व्यवस्था कॉमन स्कूल सिस्टम सभी बच्चों को एक समान छत के नीचे एक जैसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करती है, जिससे संसाधनों की खाई पड़ती है। अब बच्चों में वर्ग भेद समाप्त होता है और सभी को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं। प्रश्न 37। भारतीय शिक्षा में अवसरों की समानता से आपका क्या तात्पर्य है? भारतीय शिक्षा में अवसरों की समानता इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का सीधा अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान या धर्म के अपनी आंतरिक क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के पूर्ण और समान अवसर मिलने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को एक जैसी पहचान दी जाए, बल्कि यह है कि किसी भी प्रतिभावान बच्चे की राह में उसकी गरीबी या सामाजिक पिछड़ापन बाधा न बने। सरकार इसके लिए वंचित वर्गों को छात्रवृत्ति मुक्त पाठ्यक्रमों, आरक्षण और हॉस्टल जैसी सुविधाएं सकारात्मक भेदभाव देती है ताकि वह मुख्य धारा के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग बन सके। प्रश्न संख्या 38। समावेशीकरण क्या है? समावेशीकरण एक ऐसी व्यापक शैक्षिक और सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों जैसे दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे को एक ही समान विद्यालय और एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशीकरण इस दर्शन पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है और किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था विद्यालय के वातावरण, बुनियादी ढांचे और शिक्षण विधियों में बदलाव करके हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 39। समता और समानता में संबंध बताइए।
समता इक्विटी और समानता इक्वलिटी दोनों सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन दोनों में एक मुख्य सूक्ष्म अंतर है। समानता का अर्थ सभी को बिना किसी भेदभाव के एक जैसे संसाधन और अवसर देना। वहीं समता का अर्थ है न्याय संगतता, यानी प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर उसे संसाधन देना। संबंध के रूप में देखें तो समता वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से वास्तविक समानता तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक दिव्यांग बच्चे को समान बच्चे की तरह केबल में प्रवेश देना समानता है, लेकिन उसे रैंप या ब्रेल लिपि प्रदान करना समता है, जो अंततः उसे समानता के स्तर पर लाता है। प्रश्न संख्या 40। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में बताएं। भारतीय संविधान में शिक्षा को लोक कल्याण का मुख्य माध्यम माना गया है और इसे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 40। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में बताएं। भारतीय संविधान में शिक्षा को लोक कल्याण का मुख्य माध्यम माना गया है और इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निर्देश है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा में बढ़ावा देने की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संसाधनों की स्थापना और उसके संचालन का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। प्रश्न 41। शिक्षा के सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिकरण की अवधारणा को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है अथवा मूल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 100% बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। इसे सफल बनाने के लिए 3 मुख्य शर्तें का पूरा होना अनिवार्य है। प्रथम, सार्वभौमिक उपलब्धता, अर्थात हर बच्चे के घर के पास 1 से 3 किलोमीटर के भीतर स्कूल होना चाहिए। द्वितीय, सार्वभौमिकरण नामांकन, यूनिवर्सल इनरोलमेंट, अर्थात स्कूल के आयु वाले सभी बच्चों का 100% दाखिला सुनिश्चित हो। तृतीय, सार्वभौमिकरण ठहराव, यूनिवर्सल रिटेंशन, अर्थात बच्चे कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मध्याह्न भोजन और भय मुक्त स्कूल वातावरण आवश्यक है। मूल अधिकार एवं वे बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान नागरिकों के चौमुखी विकास के लिए होता है। प्रश्न संख्या 42। सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया एक ऐतिहासिक और फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 का सार्वभौमिकरण करना है। यह कार्यक्रम सब पढ़ें सब बढ़ें के नारे के साथ शुरू हुआ था और इसने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कानूनी माध्यम की भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण जैसे कार्य के लिए
जिससे देश के सुदूर देशों तक क्षेत्रों तक शिक्षा सुलभ हो सके। प्रश्न संख्या 43, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बताएं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से रटने की जगह अनुभवनात्मक शिक्षण, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और 21वीं सदी के कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दीक्षित दीक्षा और निष्ठा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षकों को